वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। हमने उसका फर्स्ट लेक्चर पूरा कर लिया है। अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए किन किन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, किन किन औजार्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ आती है कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है क्या। उससे पहले कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछली वाली क्लास में। अगर जैसे स्पाइडर का डीएनए निकाल के हम किसी दूसरे एनिमल से, यानी जैसे गोट के एनिमल के अंदर डाल रहे हैं, तो जो गोट का डीएनए हो गया वो अब मॉडिफाइड डीएनए हो गया, तो उस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एग्जांपल से देखो, जैसे स्पाइडर है ये, इसके डीएनए का छोटा सा पार्ट हमने निकाला और ये छोटा सा पार्ट किसी दूसरे डीएनए के साथ जाके मिला दिया। ये कोई अदर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, उसके डीएनए के साथ मिलकर उसके डीएनए में ये छोटा सा हमने स्पाइडर वाला पार्ट अगर मिला दिया, तो अब ये जो डीएनए हो गया पूरा डीएनए, इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब मॉडिफाइड डीएनए, ठीक है। जो हमने बनाया है डीएनए, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए मिक्स करके, उस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए कई सारे हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं कि हमें पहले डीएनए को काटना पड़ेगा, है ना, कई सारे हमें उसमें औजार्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन औजार्स को हम देखने वाले हैं। पहली चीज आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है। अगर हम स्पाइडर से, जो इसका डीएनए है, हमें इसका पूरा डीएनए की जरूरत नहीं है, स्पाइडर के छोटे से डीएनए की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा पीस इसके डीएनए का काटना है, तो हमें डीएनए को काटना पड़ेगा ना पहले। डीएनए के, जो स्पाइडर का डीएनए है, स्पाइडर के डीएनए में से वो चीज ढूंढेंगे जो काम की चीज है, और उस काम की चीज को काटेंगे, ठीक है। तो काटने के लिए हमें जिस औजार की जरूरत पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, डीएनए को काटने के लिए जो हमें औजार की जरूरत पड़ेगी, उस चीज को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मोलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को काटते हैं। मोलिक्यूलर सीजर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये डीएनए को ऐसे काटने का काम करते हैं। अगर डीएनए को कट करना है, काटना है, तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो डीएनए को काटेंगे। बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हम डीएनए को नहीं काट पाएंगे, ठीक है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मोलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, जब डीएनए काटेंगे तो डीएनए को चिपकाना भी पड़ेगा। और डीएनए को चिपकाने के लिए हम 6th चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, क्या है कि डीएनए लाइगेज नाम का जो एंजाइम है वो डीएनए को चिपकाने का काम करता है। तो एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को काटेगा। डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और डीएनए को चिपकाने के लिए लाइगेज एंजाइम, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज डीएनए को चिपकाता है। ये ग्लू की तरह है, गोंद की तरह है, जो कि डीएनए को चिपकाता है। और ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये कैंची की तरह है, जो कि डीएनए को काटता है। देखो, जब दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिक्स करोगे तो उस डीएनए को पहले काटोगे, इस डीएनए का ये पार्ट लोगे, दूसरे डीएनए का दूसरा पार्ट लोगे, उन दोनों को आपस में मिलाओगे। तो काटने के लिए जो हमें एंजाइम्स चाहिए, हम कैंची ले जाके तो डीएनए को नहीं काट पाएंगे, इतनी बड़ी कैंची, इतना सा डीएनए कोई सेंस नहीं बनता। तो डीएनए को काटने के लिए क्या करें, हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है ये एंजाइम्स है, जो कि डीएनए को काटती है जाकर, इसीलिए इनको मोलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमें जरूरत पड़ती है क्लोनिंग वेक्टर की। मैंने एक बात बताई होगी, पिछली वाली क्लास में भी बताई थी, अभी भी बता देता हूं। जैसे स्पाइडर है, मैं बार बार स्पाइडर का एग्जांपल ले रहा हूं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए ना। ये स्पाइडर का डीएनए है। इस डीएनए को अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इस डीएनए को पहले हम काट के वो पीस निकालेंगे इस डीएनए का जो हमें काम का पीस है, ठीक है। चलो, ये हमने इसमें से काट के काम का पीस निकाल लिया। और काटने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो यहां पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा के डीएनए को काट लिया, ठीक है। अब क्या हम इस डीएनए को ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं? फिर क्या हमारा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है ऐसे? आंसर इज नो। अगर हम इस डीएनए को इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये डीएनए हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। हमें जितनी भी मेहनत करी इस डीएनए को निकालने में, कोई सब बेकार चली जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस डीएनए को एक वेक्टर के साथ इसे जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर या तो प्लाज्मिड होगा या फिर कोई वायरस भी यूज हो सकता है।
तो पिछली वाली क्लास में भी हमने इस डीएनए को किसी वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और वेक्टर के साथ जोड़ के फिर इस डीएनए को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, तब हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये जो वेक्टर है, यहां पर इसी चीज को बोला है क्लोनिंग वेक्टर। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए जरूरी है, तो चिपकाने के लिए भी जरूरी है। दूसरी चीज आ गई डीएनए लाइगेज। ठीक है, देखो यहां से डीएनए काट के वेक्टर के साथ जब चिपकाया उसको, तो डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ी। अब दूसरी चीज हमारी क्लोनिंग वेक्टर। ये चीज जो है ना, ये हमारी है क्लोनिंग वेक्टर। अच्छा, इन सब चीज की जरूरत पड़ गई। मेन चीज तो हम भूल ही गए। जो सबसे मेन चीज है हमारी वो क्या है? सुटेबल होस्ट हमारा होना चाहिए ना, कि ये इस डीएनए को झेल जाए। ठीक है, कॉम्पेटेबल हो होस्ट इसके साथ। तो तीसरी चीज हमारी सुटेबल होस्ट। तो ये तीन जो मेन चीजें हैं, ये चीजें हमारे औजार हैं। अगर हमें डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें इन औजार्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बता दिया क्या होता है। डीएनए को काटने का काम करते हैं। डीएनए लाइगेज, डीएनए को चिपकाने का काम करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, ये वो वेक्टर हैं जो कि हमारे डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाएंगे। और क्लोनिंग वेक्टर, बिना क्लोनिंग वेक्टर के अगर हम डीएनए डालेंगे तो वो डीएनए हमारा जाके बेकार हो जाएगा, हमारा कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, कोई उस डीएनए का बेकार हो गया, वो डीएनए, उसका कोई हमारे डीएनए का काम नहीं रहा। अब ये दो चीजें हो गई, लेकिन डीएनए जिस सेल के अंदर डालोगे, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डालोगे, तो उस ऑर्गेनिज्म का होना भी तो जरूरी है ना, उस ऑर्गेनिज्म का कॉम्पिटेबल होना भी तो जरूरी है, वो उस डीएनए को झेल जाए वो ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी तो होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुमने जो डीएनए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला है और तुम्हारा नया वाला डीएनए उस ऑर्गेनिज्म के लिए जहर की तरह काम ना कर जाए, कभी नया डीएनए डाल के वो ऑर्गेनिज्म मर ही जाए। तो कॉम्पिटेबल होना चाहिए होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली चीज आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले हमें कैसे मिले हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो, स्टार्टिंग में हमारा एक जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया पे एक वायरस ने अटैक किया। ठीक है, बैक्टीरिया पे वायरस अपना अटैक करते रहते थे। तो बैक्टीरिया ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एंजाइम्स बना रखे थे अपने अंदर। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए है, ये हमारा वायरस का डीएनए है। ठीक है, वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता था, तो वायरस कैसे अटैक करता है? वायरस अपना डीएनए होस्ट के अंदर डाल देता है। जैसे जिस पे भी अटैक करेगा वायरस, अपना डीएनए उसके अंदर डाल देगा, और वायरस का डीएनए होस्ट के साथ मिलकर और ज्यादा वायरस बनाने के काम आता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए यहां पर एक एंजाइम्स बना लिए, दो एंजाइम्स बनाए। नंबर 1 वाला एंजाइम्स जो था, वो एंजाइम्स बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता था। बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता था। ठीक है, बैक्टीरिया वाली सेल और ये बैक्टीरिया का डीएनए, और ये बैक्टीरिया वाली सेल, ये बैक्टीरिया का डीएनए, और ये हमारा वायरस आ रहा है, ये वायरस का डीएनए। वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया ने दो एंजाइम यूज करे। पहला एंजाइम जो था वो बैक्टीरिया के जो डीएनए है उस पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया इसने। इससे क्या हो गया? इस डीएनए का मिथाइलेशन हो गया। अब ये मिथाइल ग्रुप क्यों लगाया, इसका स्टार्टिंग में तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड बाद। दूसरा एंजाइम जो है वो यहां पर था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए इसकी सेल के अंदर आया, ठीक है, वायरस का डीएनए आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस वायरस के डीएनए को तोड़ दिया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही क्या है? डीएनए को काटने का काम है। तो इस डीएनए को काट दिया और जो हमारा बैक्टीरिया है वो बच गया, वायरस उसे मार नहीं पाया। कैसे इसने अपना बचाव करा? क्योंकि इसने अपने अंदर दो एंजाइम बना रखे थे,
एक एंजाइम इसके डीएनए को मिथाइलेशन कर देता है, इसके डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता है। और दूसरा वाला एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो एंजाइम जो वायरस का डीएनए है उस डीएनए को काटने का काम करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बैक्टीरिया के जो डीएनए है उस डीएनए को क्यों नहीं काटा? तो उसका सीधा आंसर है क्योंकि जिस डीएनए के ऊपर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है उस डीएनए पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए बैक्टीरिया ने, बहुत चालाक बैक्टीरिया है ये, इसने अपना डीएनए बचाने के लिए क्या किया, अपने डीएनए के ऊपर पहले मिथाइल ग्रुप लगवा लिया। तो इसके डीएनए को तो कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन अगर बाहर से कोई डीएनए इसके अंदर आता है इन्फेक्शन करने के लिए तो उस डीएनए को हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम संभाल लेगा। अब यहां से सबसे पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया। तो बात समझ में आई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था बैक्टीरिया ने। किससे सेल्फ डिफेंस के लिए? वायरस से, क्योंकि वायरस बहुत परेशान करते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया ने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया और इसे डर था कहीं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरे ही डीएनए को तो नहीं काट दे। तो इसलिए अपने डीएनए को बचाने के लिए इसने मिथाइल लगाने वाला एंजाइम भी बनाया, जो यहाँ पर इसके डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देता है। तो मिथाइलेशन करने वाला एंजाइम एक, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन, मिथाइलेशन वाले से इसका डीएनए बच जाता है, रेस्ट्रिक्शन वाले से जो बाहर का जो डीएनए आया वो कट जाता है। ठीक है, ओके। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ये वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को काटते हैं, और इन जिस क्लास के एंजाइम है उन क्लास को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो क्लास के एंजाइम्स हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल को काटने का काम करते हैं, जैसे डीएनए न्यूक्लियस, आरएनए न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस वो एंजाइम्स हैं जो कि काटने का काम करते हैं। तो न्यूक्लियस क्लास के एंजाइम्स हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं वैसे तो, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अगर बीच में से डीएनए को काट रहे हैं तो एंडोन्यूक्लियस, अगर साइडों पे से काट रहे हैं तो एक्सोन्यूक्लियस। उसके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं 2 मिनट में। ठीक है, 1963 में 2 एंजाइम निकाले गए बैक्टीरिया के अंदर से, और वो एंजाइम सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे बनाए गए थे। एक एंजाइम क्या था जो कि मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पे बैक्टीरिया की। मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को काटता नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कैसे बैक्टीरिया ने सेल्फ डिफेंस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाया था। तो हमारा सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला था वो बैक्टीरिया के अंदर से निकला था। हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हमने बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला सबसे पहले 1963 में, और अभी तक 900 से ज्यादा हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकल चुके हैं, जो कि 230 स्ट्रेन का हमने यूज किया है अभी तक। 230 स्ट्रेन का यूज कर करके हमने बैक्टीरिया के अंदर से 900 से ज्यादा हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे निकाल लिए। तो तुम बोलोगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो एक ही काफी है डीएनए को काटने के लिए, इतने 200 इनकी जरूरत क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गया उससे ही हम डीएनए काट सकते हैं, तो इतने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गए, इसका फायदा क्या है? तो इसकी बात मैं बताता हूं कि जो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जरूरी नहीं कि उसी जगह से काटे जिस जगह से तुम उसे चाहते हो। कहने का मतलब यह है कि जो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी फेवरेट जगह होती है, उसकी एक ही स्पेसिफिक जगह होती है कि बस वो उसी जगह से काटेगा डीएनए को। डीएनए के ऊपर सीक्वेंस होते हैं ऐसे GATTCC, ऐसे बहुत सारे। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अपना एक सीक्वेंस होता है कि उसी सीक्वेंस को काटेगा। बात समझ में आई? तो ऐसे हमारे 900 हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पता कर लिए, तो हम अब डीएनए को 900 जगह से काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता तो बस उसी जगह से काटता बार बार, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही अपनी जगह को आइडेंटिफाई करता है, उसी जगह से वो काटता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अपना एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। तो हर रेस्ट्रिक्शन, ऐसे समझो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसकी एक फेवरेट साइड है, वो उसी जगह से डीएनए को काटेगा। दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो उस जगह से डीएनए को काटेगा। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग जगह से डीएनए को काटता है। ठीक है, तो इसलिए हमें 900 से और भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने हमें मिलते रहे उतने कम है ना। अब बात आती है नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, इनके नाम कैसे रखते हैं। जैसे एक ये नाम दे रखा है EcoR1। EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका नाम EcoR1 ही क्यों पड़ा और क्यों नाम नहीं रखा इसका? तो इसका बहुत सिंपल रीजन है, हमने इसका नाम EcoR1 क्यों रखा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नाम देने के ना कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है कि ये एंजाइम जो है जिस बैक्टीरिया से मिला है, जैसे ये एंजाइम EcoR1 है, ये हमारा मिला है ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो ई कोलाई क्या है? E उसका जीनस से आ रहा है, तो जीनस का वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, जीनस का लेटर लिखेंगे, फिर उसके स्पीसीज के 2 लेटर लिखेंगे। कोलाई का CO हमने लिख दिया,
फिर देखेंगे कि उसका स्ट्रेन कौन सा डाला था हमने, कौन सा उसको कलर किया था, कौन सा स्ट्रेन डाला था, उसके बाद ये हमारा एंजाइम निकला है। फिर स्ट्रेन का हम उसको नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे स्ट्रेन डालने के बाद कौन से नंबर पे ये हमारा एंजाइम निकला है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो उसको हम रोमन लेटर में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, ऐसे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नाम देने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे इको R1 है यहाँ पर, तो इको R1 इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है। ई हमने ई यहाँ पे दिखा रहा है, ये ECO, इसका मतलब E4 ये जीनस को दिखा रहा है, एस्ट्रियसिस जो उसका जीनस है, कोलाई हमारा यहाँ पर उसका CO आ गया जो कि उसकी स्पीसीज को दिखा रहा है। R यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन हमने बैक्टीरिया के ऊपर डाला था जब हमें ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला। उसके बाद जो फर्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब स्ट्रेन डालने के बाद कौन से नंबर पर, कौन से ऑर्डर में हमें ये एंजाइम मिला, पहले नंबर पे मिल गया, दूसरे नंबर पे मिला, ऐसे। तो हमें ये जो एंजाइम था पता चल रहा है कि पहले नंबर पे ही मिल गया था, तो इसका नाम पड़ गया इको R1। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली हम इन्हें दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। देखो ये एक डीएनए है, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बीच में से काट देता है यहां से, ठीक है, लाल रंग से दिखाता हूं, काट दिया, अगर डीएनए को बीच में से काटा है, बीच में से मतलब अंदर से काटा है डीएनए को, तो ये काम होगा एंडोन्यूक्लियस का। अगर डीएनए को साइड में से काट रहा है कोई चीज, ये हमारा डीएनए है, इसको अगर साइड में से कट मार रहा है कोई, ठीक है, इस साइड से चाहे उस साइड से, तो ये काम होगा हमारा एक्सोन्यूक्लियस का। ठीक है, तो दो टाइप के हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिवाइड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस वो जो कि बाहर से कट मारता है, मतलब साइडों में से कट मारेगा डीएनए पर, और एंडोन्यूक्लियस वो जो कि डीएनए के बीच में से कट मारेगा। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस वो जो कि न्यूक्लियोटाइड को कट मारेगा डीएनए के एंड पे से, और एंडोन्यूक्लियस वो जो कि डीएनए के अंदर से कट मारेगा, बीच में कहीं डीएनए का एक अपना वो फेवरेट सीक्वेंस ढूंढेगा, उस सीक्वेंस पे जाकर वो कट मार देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमारा कि जो फर्स्ट हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारा कौन सा था। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हमारा हिंद सेकंड। हिंद सेकंड जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सबसे पहला हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ये बीच में से काटता है, डीएनए को बीच में से काटेगा। अगर एक्सोन्यूक्लियस होता तो ये साइडों में से काटता। ठीक है, तो हिंद सेकंड जो है हमारा एक डीएनए के अंदर बीच में एक स्पेशल अपने सीक्वेंस को देखता है। अगर इस डीएनए के अंदर उसे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस दिख जाता है, ये डीएनए के अंदर क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होंगे, GTAC ऐसे करके लगे हुए होंगे। अगर इसे अपना वाला वो सीक्वेंस दिख गया डीएनए के अंदर, तो उसी सीक्वेंस को ये पहचान लेगा और अपने सीक्वेंस को जाकर कट कर देगा। हर एंडोन्यूक्लियस का अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है और वो उस सीक्वेंस को देखकर उस पर कट मारते हैं। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, हर एक एंडोन्यूक्लियस का, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अपना एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को वो पढ़ते हैं और उस सीक्वेंस पर कट मारते हैं। जैसे हमारे यदि रखा है एल्यू फर्स्ट में इनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GC। जहां भी ये GC देखेगा वहां से ऐसे कट मार देगा और कहीं कट नहीं मारेगा। अगर डीएनए पे GC लिखा हुआ है तो उसी जगह पर ये कट मारेगा। दूसरा HAE थर्ड हमारा दे रखा है, ये भी हमारा GC और GC पे ये हमारा कट मारेगा। थर्ड हमारा BAM H फर्स्ट दे रखा है जो कि GGATCC जहां ये देखेगा उसी जगह पे कट मारेगा। और कैसे कट मारेगा, इस साइड G पर और उस साइड वाले G पर, दो G के बीच में। तो यहां पर ये जो कट मार रहे हैं तो सीधा सीधा कट मार रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड केस में देख रहा हो तुम कि जो कट है वो तो सीधा सीधा ऐसे काट रहे हैं, लेकिन यहां पर ये ऐसे सीधा सीधा नहीं काट रहे। पहले थोड़ा सा डीएनए काटा, फिर थोड़ा इधर को चले, फिर ऐसे काटा डीएनए। तो यहां पर ये जो कट मार रहे हैं ये ऐसे एक सिंगल स्टैंड बना रहे हैं, थोड़ा सा सिंगल स्टैंड बना रहे हैं। समझ में आ रही है ना कि डीएनए को एकदम सीधा सीधा नहीं काट रहे, ऐसे रख के डीएनए को ऐसे नहीं काट रहे, ये ऐसे काट रहे हैं। इधर से काटा फिर थोड़ा दूसरी साइड से काट दिया, तो डीएनए कैसे कट रहा है इसमें, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे कट रहा है। ठीक है,
और इससे बनते हैं हमारे स्टिकी एंड। ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बात आती है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो कि अगर पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है वो वर्ड जिसको हम अगर आगे से पढ़ें और पीछे से पढ़ें तो सेम उसका मतलब हो। जैसे कोई ऐसा वर्ड है, जैसे मलयालम हमारा वर्ड दे रखा है, तो ऐसा वर्ड जो कि अगर हम आगे से पढ़ रहे हैं उस वर्ड को तो भी वही मतलब आ रहा है, अगर पीछे से पढ़ रहे हैं तो भी वही मतलब आ रहा है। जैसे जहाज वर्ड है एक, ठीक है, जहाज। ठीक है, अगर मैं इसे आगे से पढ़ रहा हूं GAHAG तो जहाज आ गया। अगर मैं इसे पीछे से पढ़ रहा हूं GAHAG तो भी सेम ही स्पेलिंग आ रही है। तो अगर मैं चाहे इस डायरेक्शन में पढ़ूं इसे, चाहे इस डायरेक्शन में पढ़ूं, तो इस वर्ड को मैं बोलूंगा कि एक पैलिंड्रोमिक वर्ड है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढते हैं डीएनए के अंदर, अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढते हैं। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस अगर हम उसको आगे से पढ़ें इस डायरेक्शन में तो भी उसका वही सेम मतलब हो, और दूसरे वाले स्टैंड पे जाके फिर हमें उसे उस डायरेक्शन में पढ़ें तो भी वही सेम उसका मतलब आए। जैसे ये डीएनए हमारे, इस डीएनए में यहाँ पर है GATTC, दूसरा ये हमारा जा रहा है 5' से 3', ये डीएनए हमारा, ये हमें 5' से 3', और यहाँ पर आ गया हमारा फिर GATTC, GAA कर लेते हैं, GAATTC, यहाँ पर भी GAATTC। अगर मैं इस वर्ड को इस साइड से पढ़ रहा हूँ, 5 से 3 की डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ ऊपर वाले स्टैंड पर, तो क्या आ रहा है GAATC। दूसरे वाले स्टैंड पर अगर मैं इसको फिर 5 से 3 की डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ तो भी क्या आ रहा है GAATTC। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे कैसा हो गया, ये कैसा सीक्वेंस हो गया, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। और एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढते फिरते रहते हैं, कहीं उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है डीएनए के अंदर तो वो उस जगह पर कट मार देते हैं। क्या वो किसी भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट मार देंगे? हर किसी एंडोन्यूक्लियस का अपना एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, वो अपने ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट मारेगा। ठीक है, जैसे जो ये मैंने सीक्वेंस बताया है, ये सीक्वेंस है हमारा EcoR फर्स्ट का। तो EcoR फर्स्ट को अगर ये सीक्वेंस दिखाई देगा कहीं डीएनए में तो उस डीएनए को वो G पे से कट करेगा और यहाँ से दूसरे वाले G पे से कट करेगा, तो ऐसे डीएनए हमारा कट हो जाएगा। जैसे GAATTC, ठीक है, दूसरा वाला GAATTC, ये हमारा 5 से डायरेक्शन में, इधर वाला हमारा 5' to 3' डायरेक्शन, इधर भी 5' to 3' डायरेक्शन। अगर EcoR फर्स्ट को, किसको, EcoR फर्स्ट को डीएनए के अंदर ऐसा सीक्वेंस दिख गया तो वो डीएनए को कैसे काटेगा, यहां से काटेगा और ऐसे इस डीएनए को काट देगा। तो इस डीएनए को आपस में कट गए डीएनए, अब कैसा हो जाएगा डीएनए, ऊपर वाला स्टैंड इसका हो जाएगा कटने के बाद 5', इधर G, नीचे 3', CTT, AA, ऐसा हो गया। और इधर की साइड देखेंगे हम तो क्या बच जाएगा, एक तो टुकड़ा ये बन जाएगा, दूसरा टुकड़ा बनेगा हमारा AATTC, इधर 3', नीचे की तरफ बना हमारा ये 5' और इधर G। तो ये इन्होंने ऐसे ही बीच में से इनने काट दिया। ये किसने काटा, एक काम किसका है, ये EcoR फर्स्ट का। EcoR फर्स्ट ने अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढा और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट मार दिया। अब यहां पर ये इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, इस वाले एंड को, ये जो बन गया ना ये वाला एंड, ये सिंगल स्टैंड बन गया इस जगह से डीएनए हमारा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वैसे तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ठीक है, लेकिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने लगा रखे हैं ना ऐसे। लेकिन इस जगह से ये जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंड हो गया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। अब ये स्टिकी एंड वापस आपस में जुड़ सकते हैं और जोड़ने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है डीएनए लाइगेज की। तो ये वाले स्टिकी एंड हम किसी भी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं, उस डीएनए के पास हमारा ये वाला स्टिकी एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो तरह के हमारे एंडोन्यूक्लियस हैं, एक तो जो कि बीच में से काट दें डीएनए को, एक तो ऐसा होता है जो ऐसे बीच में से काट दें।
अगर बीच में से काट दिया ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा तो कोई स्टिकी एंड नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसे काटा, उसे डिजाइन में करके काटा, एक इधर से काटा, फिर थोड़ा आगे गए, फिर ऐसे काटा, ऐसे काटते हैं तो हमारा स्टिकी एंड बनता है। और इको आर फर्स्ट हमारा स्टिकी एंड बनाता है, बाम एच फर्स्ट भी हमारा स्टिकी एंड बनाता है। ठीक है, ये हमारे स्टिकी एंड बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक डीएनए था, यहां पर इसको हमने यहां से ऐसे कटवा दिया। ठीक है, ब्लैक कलर से दिखाता हूं। यहां पर हमने इसको इको आर फर्स्ट लगा के इस जगह से कटा दिया, इस जगह से कटा दिया तो ये एक स्टिकी एंड बन गया। दूसरा डीएनए था, उसे भी हमने ऐसे कटवाया तो वहां पर भी स्टिकी एंड बन गया। अब ये दो स्टिकी एंड आपस में जुड़ सकते हैं बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम तो डीएनए को चिपकाने का है, तो ये डीएनए लाइगेज इन दोनों स्टिकी एंड को आपस में चिपका देगा। ठीक है, तो इस बात से क्या कंक्लूजन हमारा निकल के आता है, स्टिकी एंड आपस में चिपक जाते हैं। देखो इसको मैं ठीक करके बताता हूं तुमको दोबारा से, एक बार और देखो। स्पाइडर वाले ही हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये स्पाइडर का डीएनए, इस डीएनए में एक हमारा सीक्वेंस है GAA TTC, इधर फिर हमारा है GAA TTC, सीक्वेंस है हमारे इसके डीएनए के। ठीक है, अब हमने इस पे लगाया हमारा एंजाइम इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट इसे कहां से काटेगा, G से, और हमारा इतना पार्ट, हमें जितना पार्ट इसका चाहिए डीएनए का उतना हम इससे काट के निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे स्टिकी एंड, हमें इधर वाला पार्ट चाहिए, इधर वाला नहीं चाहिए, तो हमने ये वाला पार्ट इसका डीएनए का अलग कर दिया। हमने ये वाला पार्ट इसका अलग कर दिया, ये वाला पार्ट आया हमारा G, और नीचे वाला पार्ट इसके साथ आएगा जुड़ा हुआ CTTAAG। ये आपस में ऐसे बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, तो ऐसे हमारा ये जुड़ा हुआ है। हमारा 5' to 3' है, ये हमारा 3' to 5' है। ठीक है, अब इस डीएनए को हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, तो इस डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के लिए क्या हम इसको ऐसे डाल देंगे, आंसर इज नो। हमें इसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसे वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा। ध्यान रखो मैंने क्या बोला है, वेक्टर को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इसके डीएनए को काटा है। अब ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर का हमारा डीएनए है। ओके, वेक्टर का डीएनए बना देते हैं। ये वेक्टर है, ये इसका डबल डीएनए जो कि सर्कुलर डीएनए इसका। तो वेक्टर को भी हम काटते हैं इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो इसके अंदर भी वही सीक्वेंस है हमारे GCAATTC GAATT और यहाँ पर C। ठीक है, GAATTC, ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर लग गए। तो अब क्या होगा, ये इको आर फर्स्ट हमारा आएगा और इसको भी उसी जगह से काट देगा। इसको भी ऐसे काट दिया, इतना पार्ट इधर से काटा और इधर से भी हम इसे कटवा देंगे, इधर से भी उसी से कटवा के हमने निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटा था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को भी काटा। अब इसका स्टिकी एंड इसके स्टिकी एंड से जोड़ देंगे, तो इसका स्टिकी एंड इसके स्टिकी एंड से जाके जुड़ जाएगा। यहां पर इसका आ जाएगा AATTC। ठीक है, ये हमारा वेक्टर का ये डीएनए, आगे जो डीएनए आया ये वेक्टर वाला डीएनए आके जुड़ गया, क्योंकि वेक्टर के अंदर भी हमने वही स्टिकी एंड बनाया है जैसा स्टिकी एंड इसके अंदर था। इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड बनाया है हमने। अब ये दोनों स्टिकी एंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, जुड़ गए, और यहाँ पर एंजाइम लगा डीएनए लाइगेज। यहाँ से जोड़ने के लिए एंजाइम जो लगा ना यहाँ पर डीएनए लाइगेज, काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इस डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ दिया, अब इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, हम सेल के अंदर डाल सकते हैं। तो पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डीएनए को काटते हैं उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर के डीएनए को भी काटेंगे। ठीक है, ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगी। देखो, ये हमारा बाहर से डीएनए, स्पाइडर का डीएनए है। ये स्पाइडर के डीएनए का बस हमें इतने पार्ट की जरूरत है, बस इतने से पार्ट की जरूरत है।
तो इतना सा पार्ट हमने काट लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाकर। इस साइड से भी इस साइड से भी 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाए, दोनों से इसका इतना सा पार्ट काट के निकाल लिया, ठीक है। और ये वाले पार्ट को हम फेंक दिया, इसको गायब कर दो, इसको हमने खत्म कर दिया इतने पार्ट को, बस इतने पार्ट की जरूरत है। खत्म कर दिया। इस डीएनए में से बस इतना सा पार्ट निकाल लिया। अब इस डीएनए को डायरेक्ट तो हम डाल नहीं सकते, डायरेक्ट डालेंगे तो खराब हो जाएगा पूरा सिस्टम, हमारा होगा ही नहीं प्रोसेस। इस डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को काटने के, इस डीएनए को निकालने के लिए यूज किया गया है, वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वेक्टर को काटने के लिए भी यूज करेंगे, वही सेम वाला। अगर इसके लिए इको आर फर्स्ट यूज किया है तो इस वेक्टर को भी काटने के लिए इको आर फर्स्ट यूज करेंगे। अब वेक्टर को भी इस जगह से थोड़ा सा काट दिया। अब ये वाला जो डीएनए हमारा, ये डीएनए इस जगह पे जाके चिपक जाएगा। इस जगह पे जाके चिपका, और चिपकाने के लिए एंजाइम लगेगा लाइगेज। लाइगेज का काम है चिपकाना। अब ये बन गया हमारा एक ऐसा वेक्टर बन गया जो कि रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट हमारे मॉलिक्यूल को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाल देंगे, जिस भी होस्ट के अंदर हमें डालना है ना, बकरी के अंदर डालना है, स्पाइडर का डीएनए, जिसके अंदर भी डालना है उसके अंदर हम इस डीएनए को डाल देंगे। और इस डीएनए को डालने के बाद, क्योंकि आपके डीएनए जो हमने डाला है वेक्टर के साथ लगा के डाला है, तो अब ये हमारा काम कर जाएगा और ये अगली जनरेशन में भी जाता रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, जैसे स्पाइडर का डीएनए था इतना बड़ा, इस डीएनए को हमने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, ठीक है। तो ये डीएनए इसका इतना अलग हो गया, इतना वाला अलग हो गया, इतना वाला अलग हो गया, ये टुकड़े बन गए। अब हम इन सारे टुकड़ों में से अपना वाला टुकड़ा कैसे पहचानेंगे? ये 3 टुकड़े हैं डीएनए के। डीएनए इतना छोटा छोटा सा डीएनए है, इसमें से ये वाला डीएनए हम कैसे निकालेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे इस डीएनए को? ये वाला जो डीएनए का टुकड़ा है, इस टुकड़े को हमें निकालना है बाहर। इन टुकड़ों की तो जरूरत नहीं है, तो इसे निकालेंगे। हमें जो काम का है उसको बाहर निकालेंगे। तो काम का बाहर कैसे निकालेंगे हम? तो उसको काम को, जो डीएनए उसे बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डीएनए जो है निगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है। बस इसी चीज का हम इसमें फायदा उठाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं क्या होता है। एक मशीन लेते हैं, इस मशीन के अंदर ऐसे जेली जैसा चीज भर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम एग्रोस जेल, ठीक है। इसके अंदर एग्रोस जेल भर दिया। अब इस मशीन में एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। तो इस टाइप ये कैथोड है, इस टाइप एनोड है, ठीक है। इस टाइप कैथोड, एक टाइप एनोड हमने लिख दिया। तो अब ये जो डीएनए है, हमने सारा डीएनए उठाकर इसके ऊपर डाल देंगे। तो सारा डीएनए हमने उठाकर इसके ऊपर डाल दिया। एक बड़ा सा सेगमेंट है, एक छोटा वाला सेगमेंट है, एक ये मीडियम साइज का, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। जो डीएनए हमें चाहिए उस डीएनए का हमें साइज पता है कि वो डीएनए कितना बड़ा है, ठीक है। अभी तो सारे डीएनए हमने यहाँ पे डाले हैं। अब जब हम इसमें डीएनए क्या निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज से। निगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो डीएनए किस साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा? किस साइड को? उधर की साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा ना। तो डीएनए हमारा एनोड की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो छोटे वाले डीएनए का पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे वाले डीएनए के सेगमेंट्स होंगे, वो तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि भारी है। जो भारी चीज है वो कम स्पीड से चलेगी, जो छोटी चीज है वो फास्ट स्पीड से चलेगी। तो जो छोटे वाले सेगमेंट्स है डीएनए के, वो थोड़ी देर बाद आगे निकल जाएंगे और बड़े वाले सेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे। तो अब इसको, जो बड़े वाले सेगमेंट थे वो तो पीछे रह गए, और जो छोटे वाले सेगमेंट थे वो आगे निकल गए, एनोड की तरफ चले गए, और जो छोटे वाले सेगमेंट है वो आगे, बड़े वाले सेगमेंट पीछे। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा डीएनए हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा चलता हुआ उसके ऊपर। आप इसके ऊपर इथीरियम ब्रोमाइड डालेंगे, इथीरियम ब्रोमाइड। इथीरियम ब्रोमाइड डालने के बाद भी डीएनए नहीं दिखेगा। इसके ऊपर फिर अब हम यूवी रेज डालेंगे। इथीरियम ब्रोमाइड डाल के, यूवी रेज डाल के, फिर हमें ऑरेंज कलर के यहाँ पर ऐसे डीएनए हमारा दिखाई दे जाएगा। और उस डीएनए में हम उनके साइज के हिसाब से, हमें पता है जो हमें डीएनए चाहिए उसका साइज कितना है, उस डीएनए को यहाँ से काटेंगे। उस डीएनए को काट के हमने
निकाल लेंगे। जैसे ये वाला डीएनए हमें चाहिए तो इस डीएनए को यहाँ से काटेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसी एक मशीन होती है जिसमें एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पर निगेटिव चार्ज। डीएनए को इस साइड में भर दिया, डीएनए निगेटिव चार्ज का है, पॉजिटिव साइड की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा। जो छोटे वाले सेगमेंट है वो तेजी से मूव करेंगे, जो बड़े वाले सेगमेंट है वो स्लो मूव करेंगे। और हम ऐसे सेपरेट कर देंगे डीएनए को, छोटे वाले आगे बड़े वाले पीछे, ठीक है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा ये, हमें इसे देखने के लिए जरूरत पड़ेगी इथीरियम ब्रोमाइड की। तो पहले इसको हम इथीरियम ब्रोमाइड से ऐसे इसके ऊपर तो पहले हम इसको इथीरियम ब्रोमाइड से इसके ऊपर हम स्टेनिंग कर देंगे, इथीरियम ब्रोमाइड इसके ऊपर लगा देंगे। फिर भी नहीं दिखेगा, फिर इसके ऊपर हम यूवी रेडिएशन डालेंगे। जब यूवी रेज इसके ऊपर डालेंगे तब हमें ये ब्राइट ऑरेंज कलर के ऐसे बैंड दिखाई देंगे, और जो हमें बैंड चाहिए उसके साइज के हिसाब से हम उस डीएनए को निकाल लेंगे। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है ना डीएनए निकालना है। इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, उसमें से हमने इस डीएनए के टुकड़े तो कर दिए, हमने काट तो दिया एंडोन्यूक्लियस लगा के, डीएनए काट दिया, लेकिन हम काट के इतने टुकड़े हो गए अब इस डीएनए के, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे टुकड़े हो गए बहुत सारे डीएनए के। अब इन टुकड़ों में हमारा वाला काम का टुकड़ा कौन सा है, उस टुकड़ों को कैसे ढूंढें? उस टुकड़ों को ढूंढने के लिए हम इन्हें ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे इन्हें सेपरेट कर देते हैं, जो छोटे वाले टुकड़े आगे बड़े वाले पीछे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हेल्प करके। इन सारे टुकड़ों को इस मशीन में डाल दिया। मशीन में डालने के बाद जो छोटे वाले टुकड़े थे वो आगे निकल गए, बड़े वाले टुकड़े पीछे रह गए। अब इसमें से हम साइज के, हमारा वाला जो टुकड़ा है उसका साइज हमें पता है जो हमें चाहिए, तो हम इसमें से अब साइज के अकॉर्डिंग उस टुकड़े को निकाल लेंगे। और ये डीएनए पॉजिटिव की साइड को इसलिए भागा है क्योंकि डीएनए के पास निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करता है। सिंपल बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।